नैनीताल दौरे पर सीएम धामी। अम्रपाली विश्वविद्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे सीएम धामी। शहीद खेमचंद डोरबी के वार्षिक कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम धामी ने भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत सुनने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 की शुरुआत की। तिरुपति बालाजी प्रसाद मामले में घी कंपनी पर छापेमारी। उत्तराखंड एफएसडी और आंध्र प्रदेश की टीम ने लिए सैंपल। उत्तराखंड में प्रमुख विभागों की वेबसाइट की गई सुचारू। चारधाम पंजीकरण साइट भी खोली गई। साइबर हमले में आईटी सिस्टम हो गए थे ठप। उत्तराखंड में 4 दिन से ट्रेजरी का कामकाज ठप। 540 करोड़ के भुगतान लटके। मालवेयर की नहीं हुई पहचान। 15 साल से अधिक उम्र के निरक्षर को होंगे साक्षर। अंक ज्ञान के साथ जीवन से जुड़ेंगे कौशल सीखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद चुनाव आयोग कभी भी केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में किसी भी वक्त चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा कर देगा। वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आते ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पार्टी का प्रचार प्रसार कर वापस उत्तराखंड लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में चुनावी कमान संभाल ली है। सीएम धामी ने अगस्त मुनि में केदार घाटी के विकास से जुड़ी 25 घोषणाएं करते हुए केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। सीएम धामी ने केदार घाटी के उत्पादों को केदार ब्रांड बनाकर मातृशक्ति से आजीविका सुधारने के साथ साथ तमाम घोषणाएं की हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की जनता को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम धामी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पार्टी का प्रचार प्रसार करने के बाद प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की कमान संभाल ली है। सीएम धामी ने अगस्त मुनि में केदार घाटी के विकास से जुड़ी 25 घोषणाएं करते हुए केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल भी फूंक दिया है। सीएम धामी ने केदार घाटी के उत्पादों को केदार ब्रांड बनाकर मृत शक्ति की आजीविका सुधारने के साथ ही तमाम घोषणाएं की हैं। इतना ही मुख्यमंत्री ने 195 करोड़ 75 लाख से ज्यादा की 141 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। वहीं चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी सौगात पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। आज लखपति दीदी योजना उन लाखों मेहनतकश बहनों के मेहनत, समर्पण और उनके स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ देश के लाखों गांवों की अर्थव्यवस्थाओं को बदल रही हैं। हमारी लखपति दीदियां न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, बल्कि अपने समाज और परिवार को भी प्रेरित करने का काम कर रही हैं। जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही हैं, वहीं अपने रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। अपने आसपास के लोगों को भी स्वरोजगार देने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम कर रही है। मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे घर को रोशन करता है, उसी प्रकार आप सभी बहनें, हमारी लखपति दीदियां अपने परिवार और अपने गांव और अपने आसपास के क्षेत्र के लिए स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता के प्रकाश से सबको प्रकाशमान करने का काम कर रही है। मैं उन सभी माताओं, बहनों को और बेटियों को, उनके जज्बे को नमन करता हूं, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हैं। और भाइयों बहनों, एक बात और कहना चाहता हूं, जब जब मैं लखपति दीदियों की बात करता हूं, जब जब मैं स्वयं सहायता समूह की बात करता हूं, तो पूरे प्रदेश के अंदर आज अनेक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। हमारी बहनें, मैं देख रहा हूं पूरे के पूरे 13 जनपदों में, मैं आपके जनपद रुद्रप्रयाग में भी यही अगस्त मुनि में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, अपनी माताओं बहनों के कार्यक्रम में। इसी प्रकार मैं हर जनपद के कार्यक्रम में शामिल हुआ और हर जनपद के कार्यक्रम में मैंने देखा, हमारी माताओं बहनों के कौशल को देखा है,
देखिए, जिस वक्त केदार घाटी आपदाग्रस्त था, उस वक्त ना आप अपने मंत्रियों को आपदा पीड़ितों के पास ले जा पाए, ना आप अपने किसी पदाधिकारी को ले जा पाए, और अब क्योंकि उपचुनाव आप सामने देख रहे हैं तो इस तरह से आप चुनावी पुलाव परोसने का काम कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग कभी अपने अंदर भीतर झांकते भी नहीं हैं। 5 साल तक जिस जनता को आप दूध में से मक्खी की तरह फेंक कर रखते हैं, ऐन चुनाव के समय पर आप एक के बाद एक योजनाएं वहां पर घोषणाएं कर देते हैं। आपकी योजनाओं का या घोषणाओं का हश्र हमने देखा। 468 घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं, केवल विकास पुस्तिकाओं को शोभायमान कर रही हैं। ऐसे में पहले गणेश जोशी वहां गए और वापस लौटकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 3,000 रुपया इसको दिया है, 30,000 रुपया इसको दिया है, तो पैसे बांटने का काम वो करके आए। अब आप जो है योजनाओं की फुलझड़ी लगा रहे हैं, लेकिन केदार घाटी के लोग अपना अपमान नहीं भूलेंगे, अपनी परेशानियां दुश्वारियां नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस वक्त आपकी डबल इंजन की सरकार और आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। और जिस तरह का अपमान आपने केदारनाथ धाम का किया है, एक नहीं कई बार किया है। सोना चोरी मामला, QR कोड मामला, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम मामला, गर्भगृह के परंपराएं और मान्यताएं तोड़ने का मामला, दिल्ली के बौराड़ी में केदारशिला ले जाकर वहां शिलान्यास करने का मामला, इतनी आसानी से वहां की जनता भूलेगी नहीं। और जैसे पटखनी आपको बद्रीनाथ की जनता ने और मंगलौर की जनता ने दी, वही हश्र आपका केदारनाथ की जनता भी करेगी, क्योंकि वो समझती है कि फ़र्क क्या है चुनावी पुलावों में और असली सच्ची मंशा में। आपको बता दें कि केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत का 9 जुलाई को निधन हो गया था, जिसके बाद अब कभी भी उपचुनाव की घोषणा की जा सकती है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव से पहले भाजपा ने यह बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया, जिसके तहत 3,000 नेताओं को सदस्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्होंने 1 महीने में मात्र 17,000 सदस्य ही बनाए हैं, जबकि पार्टी ने 30,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं कांग्रेस भाजपा के इस अभियान पर कटाक्ष करने के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। केदारनाथ विधानसभा में सदस्यता अभियान 3 सितंबर से प्रारंभ हो चुका था और 3,000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और अभी तक 17,000 से अधिक प्राथमिक सदस्य वहाँ बन चुके हैं और अब धीरे धीरे उसमें प्रगति आ रही है और प्रतिदिन वहाँ 2,000 से अधिक सदस्य इस समय केदारनाथ विधानसभा में बन रहे हैं। कल के हमने आंकड़ा दिया था, कल 2150 के करीब सदस्य हमारे प्राथमिक सदस्य कल बने थे। और जैसे जैसे शुरू में ये ऑनलाइन होने के कारण से लोग इसमें अभ्यस्त भी नहीं थे और धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग इसमें ट्रेंड होते जा रहे हैं। और उन्होंने गांव में एक और दिक्कत थी कि काम धंधा भी था, असूज का महीना था पर्वतीय हमारे हिसाब से, तो फसल कटने का भी टाइम था, फसल लोग अपनी इकट्ठी कर रहे थे और धीरे धीरे जैसे फसल इकट्ठी करने का काम पूर्ण हो रहा है तो फिर सदस्यता अभियान में भी गति आ रही है और हम वहाँ 30,000 से अधिक सदस्य बनाएंगे। प्राथमिक चल रही है, हम तो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, पूरी पार्टी सक्रिय है और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कब ये चुनाव की घोषणा करें, कब हम लोगों को वहाँ पर भेजें। हम इनकी तरह जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हमारे धरातल पर काम हो रहा है। ये तो दिखाने के लिए, मीडिया के लिए, शोबाजी करने के लिए इस तरह। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आज केदारनाथ में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मंत्रियों को 5 मंत्री की ड्यूटी लगा रहे हैं, वे बद्रीनाथ में क्यों नहीं लगाई? आप श्रीनगर में क्यों नहीं लगा रहे हो ड्यूटी? आप देखो थराली में इतनी बड़ी बाढ़ आ गई, वहाँ लगा लो ना ड्यूटी। आपने घनसाली में क्यों नहीं लगाई, धारचूला क्यों नहीं लगाई ड्यूटी? क्योंकि वहाँ चुनाव है, आपको अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करनी है, इसलिए आप मंत्रियों को वहाँ ड्यूटी में लगा रहे हैं। कि जब चुनाव की बातें करी जाती है तब ये कहते हैं कि चुनाव कैसे हो जाएंगे, अभी तक जब नहीं की जाती है तब ये कहते हैं चुनाव कैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से अपना पहले मानसिक विकास करें, ये मानसिक स्तर अपना बढ़ाएं। दिसंबर तक चुनाव कराने की बातें कही जा चुकी है और दिसंबर तक चुनाव निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो ये सोचे कि अपने कार्यकर्ता कैसे बढ़ाएंगे, कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे इनके यहाँ, क्योंकि अब सिर्फ नेता बचे तो ज्यादा दिक्कत इनको है। तो अपनी दिक्कतों को जरा सा एक बार उबारने का प्रयास करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो भी निर्णय ले रहे हैं निश्चित तौर पर जनता के हित में लिया जा रहा है। कुल मिलाकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब सबकी निगाहें केदारनाथ उपचुनाव पर टिक गई हैं।
केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेंगे। यही वजह है कि भाजपा ने एक ओर जहां अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी केदारनाथ में लगाई है, तो वहीं सीएम धामी भी उपचुनाव से पहले करोड़ों की सौगात केदारनाथ की जनता को दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इन घोषणाओं से भाजपा ये उपचुनाव जीत जाएगी? क्या मंगलौर और बद्रीनाथ में मिली जीत के सिलसिले को कांग्रेस केदारनाथ में भी दोहराने में कामयाब होगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के लामा चौड़ पहुंचे, जहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने और वर्तमान में सरकार द्वारा बाहरी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक बार की गई है और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त के, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियां अभी तत्काल ही जो है उस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं और निकट भविष्य में हम सख्त भू कानून लेकर आएंगे। आगामी विधानसभा सत्र जो हमारा बजट का होगा तब तक हम सारी बातचीत भी कर रहे हैं और हमारी मुख्य सचिव वो सभी स्टेक होल्डरों से, सब लोगों से बात करके उसका प्रारूप तैयार करेंगे। उत्तराखंड के शहरी एवं आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक ली। बैठक में एकल आवासीय और गैर एकल आवासीय मानचित्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आवासीय मानचित्रों को 15 दिन के भीतर जबकि व्यावसायिक मानचित्रों को 30 दिन में पास किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मानचित्रों में कमियां पाई जाएं उन पर मानचित्रों पर बार बार आपत्ति न लगाते हुए केवल एक बार ही आपत्ति लगाकर उसका निस्तारण कर लिया जाए। साथ ही मानचित्रों को निरस्त करने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। देखिए, जिस प्रकार से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हमारा जो काम कर रहा है उसके लिए आज समीक्षा बैठक मेरे द्वारा ली गई और उसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं कि हम लोग मानचित्र यानी कि नक्शे पास करने का हमारे पास जिम्मा रहता है। तो आज फिर मेरे द्वारा कहा गया कि जो हमारे यहाँ रेजिडेंशियल नक्शे होंगे उनको हम 15 दिन में और कमर्शियल नक्शा 30 दिन में पास करेंगे। ऑनलाइन ये हम लोग मांगते हैं और जहाँ जिस नक्शे में कोई कमी होगी एक ही बार हम क्वेरी लगाने का काम करेंगे। मेरे पास जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया गया तो उसमें इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हमने इतने नक्शे रिजेक्ट किए। खबर रामनगर से है, जहां रानीखेत रोड पर वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्व कांग्रेस कार्यालय खोला गया था। बताया जाता है कि जिस स्थान पर कार्यालय खोला गया था वह जमीन नगर के उद्योगपति नीरज अग्रवाल की थी। रविवार की रात कांग्रेस कार्यालय में नीरज अग्रवाल अपने साथी के साथ पहुंचा और उन्होंने कार्यालय के अंदर रखा सभी सामान बाहर निकालकर वहां कब्जा कर लिया। इस बीच वहां से गुजर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जब यह सब कुछ देखा तो मौके पर पहुंचा और उसने जमीन स्वामी नीरज अग्रवाल द्वारा लगाए गए ताले को खोलकर बाहर निकाले गए सभी सामान को दोबारा अंदर रख लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच गहमागहमी बढ़ गई। ऐसा खाली नहीं हुआ है, मेरा अपना पैतृक संपत्ति है वो, और बस सिर्फ मैंने 2-3 महीने के लिए वहाँ दी थी। रंजीत भाई का अपना पर्सनल इलेक्शन था, मेरे उनसे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीरा 2-3 महीने के लिए दे दे, मैंने उन्हें दे दिया। यानी उसके बाद जो है बस वो बैठे रहे। अब मुझे क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है, मेरा अपना ऑफिस खोलना है वहाँ पर, तो मैं अपना ऑफिस खोल रहा हूँ। मेरा किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है क्योंकि मेरी अपनी जगह है, तो मैं वहाँ ऑफिस खोलना चाह रहा हूँ अपना। देखिए, ये 2016 से हम लोग यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय हमारा है यहाँ पे, और ये कांग्रेस का मेन कार्यालय है, ये कोई चुनावी कार्यालय नहीं था, मुख्य कार्यालय है कांग्रेस का, रामनगर कांग्रेस का 2016 से। और अभी जब मैं लगभग 7 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि हमारे ऑफिस का सामान बाहर रखा हुआ था
और यहाँ पे करीब 30-35 लोग खड़े थे जो रामनगर के नहीं थे, बाहर के थे, और जो कि चेहरे मोहरे से अपराधी प्रवृत्ति के लग रहे थे। तो मैं यहाँ पे उनको देख के रुका और मैंने जब पता करा तो पता चला कि ये कोई बाहर के लोग हैं और इन्होंने हमारा ऑफिस का सारा सामान बाहर सड़क पर रख दिया। और जब मैंने पूछा यहाँ पे इन लोगों से तो इन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं करके और बाहर निकल करके ताला लगा दिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल के पंत पार्क में फेसबुक पर मां नंदा सुनंदा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न करने से नाराज लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए प्रदर्शन किया। अभी जो माँ नंदा सुनंदा का जो हमारा नैनीताल में एक मेला होता है और जिस प्रकार से पूरे नंदा देवी मेले में उत्साह पूरे नैनीताल के लोगों के अंदर और पूरे हमारे उत्तराखंड में रहता है, हमारे उत्तराखंड में जो ये नंदा देवी का त्यौहार होता है उसमें कदली वृक्ष का बहुत महत्व है। उस कदली वृक्ष का नगर भ्रमण किया जाता है। तो उस नगर भ्रमण के दौरान एक व्यक्ति द्वारा उसकी वीडियो बनाई गई। उस वीडियो पर एक फेक आईडी से अपशब्दों का प्रयोग किया गया। हमने कप्तान साहब को एक लेटर दिया जिसमें हमने कहा कि इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस केवल ये कहते हुए कि हमने उसको कमेंट्स को डिलीट कर दिया है, अपना पल्ला झाड़ दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में टनकपुर रेलवे भूमि अतिक्रमणकारियों द्वारा याचिका पर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों की स्टे याचिका को खारिज करते हुए रेलवे से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा। आज जो है ये टनकपुर जो चंपावत रेलवे लाइन है, इस पर इंक्रोचमेंट का मामला था। इस पर 2 पिटिशन फाइल हुई थी जो इंक्रोचर थे। तो जो नीचे असेसिंग ऑफिसर था उसने कि जो नोटिस था उसको खारिज किया था। उसके खिलाफ अपील में गए थे, अपील भी खारिज हुई थी। उस अपील के खिलाफ इतना हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल की थी। ये पहले भी कोर्ट में 1-2 बार लग चुका है, आज फिर लगा। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कि ये माना कि साहब आप इंक्रोचर हैं और कोई भी स्टे देने से मना कर दिया। और साथ में जो रेलवे के जो हम काउंसिल हैं हमसे कहा कि आप 4 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दाखिल करिए और 2 हफ्ते के उस काउंटर का जवाब देने के लिए जो पिटिशनर के वकील हैं उनको टाइम दिया। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा जिला अस्पताल में फल वितरण कर कैबिनेट मंत्री व प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत के जन्मदिन पर मनाया गया। इस दौरान पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष व निवर्तमान जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में सभी वार्डों में जाकर मरीजों का हालचाल पूछा और सभी को फल वितरित किए। आज हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का 52वां जन्मदिवस है। इस जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त आदरणीय कार्यकर्ता उनका जन्मदिवस मना रहे हैं और बहुत सारे कार्यक्रम हैं। उसमें आज यहाँ पर हमने मरीजों को जो अस्पताल में भर्ती हैं उनको फल वितरण का कार्यक्रम किया है। और जिस तरीके से डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से हमारे इस अल्मोड़ा जिले के लिए चिंता की है, उनको हम बहुत बधाई भी देना चाहते हैं और हम सब पूरे नगर की ओर से अपने धन सिंह रावत जी के दीर्घायु की कामना करते हैं कि वो उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। और आने वाले समय में जो हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या थी स्वास्थ्य की, आज जब से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार ग्रहण किया है उसके बाद से उत्तरोत्तर इसमें प्रगति हो रही है। नैनीताल दुर्गा पूजा महोत्सव कमेटी के तत्वाधान में इस वर्ष 8 से 12 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव का धूमधाम से मनाया जाएगा। दुर्गा महोत्सव को लेकर कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कोलकाता से आए कलाकार पिछले 15 दिनों से दुर्गा कमेटी के अध्यक्ष संयोजन में मां दुर्गा की मूर्ति का निर्माण कार्य में जुटे हैं। ये मूर्ति पहला तो लकड़ी का बेस बनाया जाता है, उसके बाद पराल से उसको आकार दिया जाता है, उसके बाद प्लेन से मिट्टी आता है, उस पर वो जोड़ भी आता है, उसको काट करके मिट्टी के मिला के हम लोग ये मूर्ति निर्माण करते हैं। हमारा हर्बल रंग आता है और ये रंग करने में पेंट भरने में हमारा ये पानी विसर्जित होता है तो पानी प्रदूषित नहीं होता है और जो कि कोई गंदगी नहीं आता है। तैयारियाँ भरपूर चल रही हैं, लगभग कंप्लीशन पे है काम और मूर्ति निर्माण 80% करीब हो चुका है
और वस्त्र आदि पहनाए जा रहे। कल जो है 12-1 बजे तक मूर्ति लगभग पूर्ण हो जाएगी, मुकुट आदि सब लगा के, और 4 बजे 4-4:30 बजे के आसपास आपका मूर्ति पूजा स्थल पे रख दी जाएगी।